हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेराडेज लॉ। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को समझने के लिए फेराडे ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए और लॉ दिए, और दो लॉ दिए। नंबर वन फर्स्ट लॉ एंड नंबर टू इज सेकेंड लॉ। क्या लॉ था? व्हाट इज द फेराडेज फर्स्ट लॉ? और एक बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि जितने भी लॉज हैं उसमें फेराडेज के जो लॉ हैं वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। ये टेम्परेचर प्रेशर की लगभग हर कंडीशन में, हर केस में फॉलो अप होते हैं। क्या लॉ दिया? देखिए, हम क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में कि जब भी हम किसी कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और यहाँ एक रॉड डालते हैं, अगर एक कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड, और जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं तो एक एनोड पर जो मटेरियल होता है वो डिकम्पोज होकर आयन की फॉर्म में जाकर इलेक्ट्रोलाइट में शामिल होने लगता है, और यहाँ से जो आयन्स हैं वो एनोड कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रोड पर मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है और एक मटेरियल पर से मटेरियल एक 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 इलेक्ट्रोड से यानी एनोड से मटेरियल रिलीज होकर लिबरेट होने लगता है। और ये कब तक चलता रहता है? जब तक कि हम इसमें करंट पास करते रहते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग कि करंट में और मटेरियल के लिबरेट होने में या डिपॉजिट होने में क्या रिलेशन है, यही फेराडे ने दिया था। दैट इज द फर्स्ट लॉ। द मास ऑफ सब्सटेंस liberated oblique deposited, mass of substances liberated deposited at electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। कि जितना भी यहाँ से एनोड को अगर हम लेते हैं तो लिबरेटेड कितना हटा, और कैथोड की अगर हम बात लेते हैं तो कितना उस पर डिपॉजिट हुआ। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो किसके प्रोपोर्शनल है कि इलेक्ट्रोलाइट में से हमने कितना करंट फ्लो किया, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की। इसको लोग फॉर्मूला फॉर्म में कह सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है? व्हाट इज Q? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज नोन एज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और W क्या है? इसको हम वेट बोल सकते हैं, और मास डिपॉजिटेड। देखिए, हम दोनों ही में कोई भी केस ले सकते हैं, कैथोड का भी एनोड का। अगर हम कैथोड लेंगे तो कहेंगे डिपॉजिटेड, और लिबरेट की बात करेंगे तो एनोड की बात करेंगे। तो W इज प्रोपोर्शनल टू Q, कि जो भी अमाउंट लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? दैट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज W इज इक्वल टू, हियर दिस इज Z Q। तो ये जो लॉ है, दिस इज द फेराडेज लॉ। व्हाट इज Z? Z इज ए कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब एक चीज पहले हम ये समझ लें कि Q क्या होता है। व्हाट इज Q? Q इज इक्वल टू होता है IT। I means I ampere and T in second. So we can put W is equal to Z IT. This is also known as Faraday's law. इसको इस फॉर्म में भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ I is in ampere and T second, T second में। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझ में आ रही है हमारे, और वो क्या है? इफ I is 1 एम्पियर, अगर हम 1 एम्पियर करंट ले लें और टाइम ले लें 1 सेकेंड, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो इन दिस कंडीशन W इज इक्वल टू हो जाएगा Z।
तो इससे हम जेड की वैल्यू यानी जो हमारा कांस्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट पासिंग फॉर 1 सेकेंड इन इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए इलेक्ट्रोलाइट में पास करते हैं तो जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है कैथोड पर वो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। तो दिस इज आल्सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको ब्रीफ में हम कहते हैं ECE। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। अब देखिए Z की वैल्यू को एक और फॉर्मूला हम इसका डिराइव कर सकते हैं और वो क्या है कि Z जो होता है Z को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। वो क्या है? Z इज इक्वल टू M अपॉन NF। Z की वैल्यू को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब M क्या है? व्हाट इज M? M इज मोलर मास, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हम कहेंगे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने मोल? मोल कह सकते हैं इसको, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और F वी नो फैराडे, फैराडेज कांस्टेंट। दिस इज फैराडेज कांस्टेंट। ये हमने बताया था कि फैराडे कांस्टेंट क्या होता है कि 1 मोल कितना चार्ज कैरी करते हैं, वो फैराडे कांस्टेंट। तो अब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं लॉ को। W इज इक्वल टू Z की in place of Z we can put M upon NF। Q भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको W इज इक्वल टू M NF IT भी पुट कर सकते हैं। तो इससे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो उसको कितना डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ उसको हम फैराडे लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कहाँ काम आता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कितना आपको करना है या कितना डिपॉजिट हुआ है, ये सब इससे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे ने अपने सेकंड लॉ क्या दिया कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और उन इलेक्ट्रोलाइट्स को, सेल को, इलेक्ट्रोलाइट से सेल बनाया और सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक दूसरे। देखो ये फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4, सेकंड कॉपर सल्फेट AgNO3 SnCl2। तो ये लिए इनको सबको अरेंज कर दिया सीरीज में। तो क्या देखा? when same quantity of electricity is passed through the different electrolytes connected in series, सेम क्वांटिटी सीरीज में लगाया तो I की वैल्यू इक्वल होगी। तो सेम क्वांटिटी सीरीज में जो लगे हुए हैं, connected in the series, the mass of substance liberated or deposited at electrode is proportional to their chemical equivalent। क्या कह रहा है कि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में जमा दिया है और उनमें इक्वल सेम क्वांटिटी का करंट फ्लो कर रहे हैं, तो हर पे वही सिचुएशन होगी कि मास डिपॉजिट होगा, लिबरेटेड होगा। तो उसमें क्या कहा कि जितना भी मास डिपॉजिट होता है हर किसी पे, इस पे कोई भी केस लगते हैं, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं कि W is proportional to E, equivalent weight। W is second law। second law क्या हो गया? W is proportional to E। E, what is E? E is equivalent weight। This is known as the equivalent weight। अब देखिए अलग अलग कंटेनर हमने लिए हैं। सपोज फर्स्ट वाले के लिए हमने ले लिया W1, तो इज प्रोपोर्शनल टू E1, ये फर्स्ट हो गई। और अगर हम सेकंड के लिए लेंगे तो W2 इज प्रोपोर्शनल टू E2, ये सेकंड के लिए हो गई। इसको जब हम हटाएंगे तो वही यहाँ एक कांस्टेंट लगा देंगे, इसमें भी एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब देखिए 1 डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे को, तो आ क्या गया यहाँ पर? हम इसको if z इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं W1 इज इक्वल टू Z E1
W2 इज इक्वल टू जेड E2, तो जेड से जेड कैंसिल, तो ये हो गया W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो ये हमारे लिए इक्वेशन आ गई है किसकी, फैराडे सेकंड लॉ की। तो इससे हम इक्विलिब्रियम को से उसको रिलेट कर सकते हैं कि ये बता रहा है कि अगर सेम क्वांटिटी पास करेंगे तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा, अगर ज़्यादा होगा इक्विवेलेंट वेट किसी चीज़ का तो ज़्यादा मटेरियल डिपॉजिट होने वाला है। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। Let's take an example based on the Faraday's first law. The solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited? What is the mass of copper deposited? देखिए यही फर्स्ट लॉ है कि वो बताता है कि कितना मास डिपॉजिट होता है, उसको हम निकाल सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट वेट से निकलवाता तो हम फैराडे सेकंड लॉ का यूज करते हैं और उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यहाँ क्या क्या दिया है इसने, यहाँ हमें दे दिया ये, दिस इज टाइम, मिनट में दिया है, ध्यान रखना। और यहाँ दे दिया हमें करंट, यानी हमें वैल्यू दे दी इसने आई की वैल्यू दी है यहाँ पर, और इसने हमें वैल्यू दे दी है टाइम की, दो वैल्यू हमें दी है। और इससे हमें निकालना है कि कितना मास उसका डिपॉजिट हो रहा है, किसका, कॉपर का। कॉपर सल्फेट है तो ऑब्वियसली कॉपर का होगा। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, W इज इक्वल टू जेड आई टी। देखिए जेड के लिए भी हमने फॉर्मूला बताया था, जेड इज इक्वल टू एम अपॉन एन एफ। व्हाट इज एम, मोलर मास, किसका मोलर मास, कॉपर का, तो ये होता है 63 ग्राम पर मोल। एन, इस रिएक्शन को समझने के लिए कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन it converted into the copper, यानी 2 moles, number of mole is 2, तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। नाउ फैराडे की जो यूनिट हमें बताई थी, हमने पढ़ा था 96,500 कूलम पर मोल। दिस इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 96500 कूलम पर मोल। अब बात है टी हमको दिया है 10 मिनट्स में, लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि वो किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमारे पास टाइम आ गया 60 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू जो है वो हो गई हमारी 60 सेकेंड। मोलर मास m की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, दिस इज द वैल्यू ऑफ f एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ t। और I की वैल्यू हमें एम्पियर में इन्होंने दे ही रखी है, तो I की वैल्यू, T की वैल्यू, M की वैल्यू और साथ ही N की वैल्यू हमें मिल गई है। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू, व्हाट इज 63 ग्राम पर मोल, 2 फॉर N, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमने रख दी 96500 कूलम पर मोल, 1.5 into 600 सेकेंड। देखिए यूनिट को सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में यूनिट को देखिए। देखिए यहाँ पर मोल है, यहाँ पर मोल है, तो दोनों मोल एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ कूलम बचा है, देखिए यहाँ 1.5 है, और देखिए एम्पियर और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कूलम। तो हमने यहाँ कूलम रख दिया, तो ऊपर कूलम नीचे कूलम कैंसिल। अब हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ ग्राम बचा है, यानी ग्राम एक यूनिट में आने वाला है, और आना भी चाहिए क्योंकि हमें वेट ही तो निकालना है, तो ग्राम यूनिट। तो पहले ये चेक करें, और कोई यूनिट नहीं आनी चाहिए, ये कट के केवल ग्राम बचा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अब यहाँ 1.5 इंटू 600 करेंगे तो 900 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है, और इस तरह जो वेट आ रहा है हमारा वो 0.293782 ग्राम अप्रोक्स आ रहा है। और यहाँ 7 से इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 0.2938 ग्राम। ये अमाउंट आ गया हमारा कॉपर का जो डिपॉजिट होने वाला है इतना करंट 10 मिनट के लिए सप्लाई करने पर। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, फैराडे लॉ से हमेशा कुछ न्यूमेरिकल ही आता है, और ये बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझना है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट होगा। थैंक यू।